विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का योगदान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास मानव सभ्यता के उत्थान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। प्राचीन काल से ही भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विकास यात्रा में अपना योगदान दिया है। वर्तमान में जिसे हम परंपरागत ज्ञान कहते हैं, असल में उसका आधार पूर्णतः वैज्ञानिक है। भारत में वैज्ञानिक खोजों और विकास का इतिहास वैदिक काल से आरंभ होता है। वैदिक काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। ऐसा माना जाता है कि भारतीय विद्वानों ने ज्यामितीय प्रमेयों को विकसित कर लिया था, जिन्हें बाद में पाइथागोरस ने प्रसिद्धि दिलाई। वैदिक साहित्य की मदद से वर्गों, आयतों, वृत्तों, त्रिभुजों, भिन्नों और उन्हें 10 से लेकर 12 की घात के रूप में प्रदर्शित करने संबंधी संकल्पना और योग्यता के विकास के साथ बीजगणितीय सूत्रों का विकास किया गया। वैदिक साहित्य से खगोल विज्ञान की भी जानकारी मिलती है। इनमें से कुछ संकल्पनाओं की जानकारी ईसा पूर्व लगभग 1500 वर्षों पहले से आरंभ हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान दशमलव प्रणाली का उपयोग किया जा रहा था। इसके प्रमाण हमें उनके द्वारा उपयोग किए गए भार एवं मापन संबंधी प्रेक्षणों से मिलता है। इसके अलावा वैदिक काल के प्राचीन हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में खगोल विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान मेटाफिजिक्स की संकल्पना की व्याख्या की गई है। जटिल हड़प्पा कस्बों से लेकर दिल्ली के लौह स्तंभ तक भारत की स्वदेशी प्रौद्योगिकी काफी विकसित थी। इन प्रौद्योगिकियों में जल आपूर्ति, यातायात, प्राकृतिक वातानुकूल, पत्थरों के विशाल भवन और संरचनात्मक अभियांत्रिकी संबंधी कार्यों के लिए परिकल्पना और योजनाएं शामिल थीं। विश्व में पहली बार सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत भूमिगत जल निकासी, नागरिक स्वच्छता, जल विद्युत अभियांत्रिकी और वातानुकूल वास्तुकला के साथ योजनाबद्ध तरीकों से कस्बों का निर्माण किया गया था। विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में एक केंद्रीय समूह के अंतर्गत कई छोटे कस्बे होते थे। यह सभ्यता इस बात से अलग थी कि यह अनेक कस्बों में फैलकर यूरोप के आधे आकार के बराबर के क्षेत्र तक विस्तारित थी। लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक, यानी करीबन 1000 वर्ष की अवधि के दौरान इस बहुविस्तारित क्षेत्र में तौल एवं भाषाई प्रतीकों का मानकीकरण भी किया गया था। जल प्रबंधन। किसी भी सभ्यता के विकास के लिए जल एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में हड़प्पा काल से भी पहले जल प्रबंधन की तकनीकें विकसित थीं। लंबे समय से यहाँ पर उन्नत तकनीकों के द्वारा कुओं, तालाबों, झीलों, बांधों और नहरों का निर्माण किया जा रहा था। जल का उपयोग भंडारण, पेयजल और सिंचाई संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जाता था। एक अनुमान के अनुसार आज भी भारत में लगभग 10 लाख से अधिक मानव निर्मित तालाब और झीलें हैं। लौह एवं इस्पात। आधुनिक सभ्यता के आधार स्तंभों में लौह और इस्पात की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में जंग रहित लौह निर्माण की प्रौद्योगिकी में भारत अग्रणी था। तत्कालीन यूरोप में तलवार निर्माण के क्षेत्र में भारत की ऐसी धातुएं काफी प्रसिद्ध थी। उस समय की प्रौद्योगिकी की झलक हमें दिल्ली स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ में मिलती है, जो आज भी लगभग जंग रहित है। खेती की तकनीक और उर्वरक। देशज तौर पर विकसित भारतीय कृषि प्रौद्योगिकियों समय के साथ साथ विकसित होती गई है। इन प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत मृदा परीक्षण तकनीकें, फसल चक्रण विधियां, सिंचाई योजना, प्रकृति मित्र कीटनाशकों एवं उर्वरकों का उपयोग एवं फसलों की भंडारण विधियां आदि शामिल हैं। भौतिक विज्ञान। वैदिक काल में ही परमाणु की संकल्पना अस्तित्व में आ गई थी। पदार्थ को 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और ईथर यानी आकाश में विभाजित किया गया था। परमाणु को सबसे छोटा कण माना गया था, जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। आज इसी को तोड़कर नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। आयुर्विज्ञान एवं थले चिकित्सा।
विश्व में आयुर्वेद, आयु यानी जीवन और वेदा मतलब ज्ञान, चिकित्सा की सबसे पुरानी एवं व्यवस्थित पद्धति है। आयुर्वेद के आधार पर प्राचीन विद्वानों को अनेक प्रकार के तत्वों, बीमारियों, उनके लक्षणों, निदान एवं उपचार का पर्याप्त ज्ञान था। चरक एवं सुश्रुत आदि अनेक विद्वानों ने आयुर्वेद को अपने ज्ञान से समृद्ध किया। नौपरिवहन एवं पोत निर्माण। पोत निर्माण भारत के मुख्य निर्यात उद्योगों में से एक था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे विघटित करके औपचारिक रूप से इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मध्य अरब के नाविक भारत से नावों की खरीदी करते थे। पुर्तगाली भी यूरोप से नावें नहीं खरीदकर भारत से ही नावों की खरीदी करते थे। विश्व के सबसे विशाल और परिष्कृत जहाजों को भारत एवं चीन द्वारा निर्मित किया गया था। यूरोप से काफी पहले हिंद महासागर में दिशासूचक यंत्र एवं अन्य नौपरिवहन के उपकरणों का उपयोग किया जाता था। आरंभिक समुद्र आधारित व्यापार व्यवस्था में भी समुद्री यात्रा विज्ञान में भारतवासियों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने सराहनीय प्रगति की। देश ने नाभिकीय एवं अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र में अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। विश्व में वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानवशक्ति में भारत का तीसरा स्थान है। मिसाइल प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी में भारत विश्व के प्रमुख 5 देशों में शामिल है। आर्थिक योजना के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को मुख्य धारा में शामिल करते हुए मई 1971 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की स्थापना की गई थी। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करते हुए देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों का समन्वय करने वाले केंद्रीय विभाग की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। हमारे देश के संसाधनों का उपयोग कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से अधिकतम उत्पादन के लिए किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कृषि, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, शीत क्षेत्र अनुसंधान, संचार, पर्यावरण, उद्योग, खनन, नाभिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं परिवहन क्षेत्रों में अग्रगामी अनुसंधान किए हैं। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, द्रवित क्रिस्टल, संघनित पदार्थ भौतिकी, आणविक जीव विज्ञान, विश्व विज्ञान एवं क्रिस्टल विज्ञान, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, नाभिकीय ऊर्जा एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास आदि विभिन्न क्षेत्रों में भारत निपुणता हासिल कर चुका है। परमाणु ऊर्जा। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करने के अलावा कृषि, चिकित्सा, उद्योग, अनुसंधान एवं अन्य क्षेत्रों में अनुप्रयोग से संबंधित है। आज भारत की पहचान नाभिकीय प्रौद्योगिकी में अत्युन्नत देश के रूप में है। अब देश में ही त्वरित्रों और नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टरों की परिकल्पना एवं निर्माण किया जा रहा है। अंतरिक्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) विश्व का 6ठा प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। सन 1969 में इसकी स्थापना के बाद से ही इसने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का निर्माण इसरो द्वारा सन 1975 में किया गया था। इसके बाद इसरो ने अनेक उपग्रहों का निर्माण किया। सन 2008 में चंद्रयान प्रथम भारत का चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन बना। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) उपग्रह संचार संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए सुदूर संवेदन, पर्यावरण निगरानी, मौसमी सेवाओं आदि के माध्यम से अंतरिक्ष संबंधी शोध, विकास एवं संचालन के लिए उत्तरदायी है। भारत तीसरी दुनिया के देशों में पहला ऐसा देश है जिसके पास अपना सुदूर संवेदन उपग्रह है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास सहित सामाजिक आर्थिक विकास में इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की अहम भूमिका है। कृषि, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुप्रयोगों ने विशेष योगदान दिया है।
इसके अंतर्गत स्वदेशी निर्माण उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए परीक्षण एवं विकास केंद्रों और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स अभिकल्पना और प्रौद्योगिकियों के ऐसे केंद्रों ने छोटे और मध्यम आकार की इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों की काफी सहायता की है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत के आईटी उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान काफी उन्नति की है। भारत का आईटी उद्योग सन 1990-91 के दौरान जहां करीबन 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था, वहीं सन 2006-2007 में इसमें काफी वृद्धि दर्ज की गई और तब यह करीबन 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत के आईटी उद्योग की औसत वृद्धि दर लगभग 30% रही है। समुद्र विज्ञान। भारत के पास 7,600 किलोमीटर से अधिक विस्तारित तटरेखा एवं 1,250 द्वीप है। सन 1981 में महासागर विकास विभाग की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से जैविक स्रोतों सहित हाइड्रोकार्बनों और खनिजों जैसे अजैविक स्रोतों एवं महासागरीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सका है। 2 अनुसंधान वाहिकाओं सागर कन्या और सागर संपदा संसाधन संभावना का मूल्यांकन कार्य कर रही हैं। सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रयासों के द्वारा समुद्री तलीय स्थलाकृति और खनिज पिंडों की सांद्रता एवं गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। भारत ने सन 1981 से अंटार्कटिका पर 13 वैज्ञानिक अनुसंधान अभियानों को भेजा है और दक्षिण गंगोत्री नाम से वहां मानवयुक्त आधार तैयार किया है। दूसरी मानवयुक्त आधार को पूरी तरह से स्वदेशी प्रयासों की तहत विकसित किया गया है, जिसके तहत 8 अभियानों को पूर्ण किया जा चुका है। इन अभियानों का उद्देश्य ओजोन आवरण का अध्ययन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण घटकों जैसे प्रकाशीय ऊषा, ऑप्टिकल अरोरा, भूचुंबकीय स्पंदन और अन्य संबंधित परिघटनाओं पर शोध कार्य करना है। महासागर संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है। जैव प्रौद्योगिकी। विकासशील देशों में भारत जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसा अग्रणी देश है जो इस क्षेत्र में भविष्यक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के द्वारा कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की असीमित संभावनाओं की पहचान करने के साथ मानव एवं जीवों के जीवन को उन्नत बनाने की दिशा में कार्यरत है। सन 1982 में जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना की गई थी। सन 1986 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग को स्थापित किया गया। मवेशियों में भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, रोगों के खिलाफ प्रतिरोधता, अधिक उपज देने वाली फसलों की प्रजातियों और अनेक बीमारियों से बचाव के लिए टीकों के विकास ने जैव प्रौद्योगिकी की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। सन 1942 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की स्थापना की गई थी। आज यह संस्थान देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का एक प्रमुख संस्थान है। इसके अंतर्गत 40 प्रयोगशालाएं, 2 सहकारी औद्योगिक अनुसंधान संस्थान और 100 से भी अधिक विस्तार एवं क्षेत्रीय केंद्र कार्यरत है। परिषद सरकार द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी मिशन को पूर्ण करने की दिशा में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रही है। भारतीय खगोलिकी का आरंभ। और वास्तव में पैसा कुछ जैसे हमेशा खगोलिकी की कहानी शुरू होती है। भारत में खगोलिकी से जुड़ी इस शुरुआत को पर्याप्त रूप से लिपिबद्ध नहीं किया गया है। पहले खगोलीय पिंड जो अंडमान में कुछ 12,000 साल पहले पाए गए थे, वे पैलियोलिथिक युग से संबंधित हैं और वे कैलेंडर स्टिक हैं जिसमें लकड़ी की एक छड़ी पर दैनिक खांचे का बीरा लगाने के द्वारा चंद्रमा के घटाव और बढ़ाव को दर्ज करते हैं।
कश्मीर में पाई जाने वाली शैलकला जैसे कि दोहरा सूर्य, डबल सन या संकेंद्री वृत्तों को कुछ विद्वान मानते हैं कि ये कुछ 7000 साल पहले संभवतः घटित सुपरनोवा और उल्कापात को प्रदर्शित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो में पाए गए छल्लेदार पत्थर जो छोटे ड्रिल हुए छिद्रों को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें वर्ष के विभिन्न काल खंडों में सूर्योदय का पता लगाने हेतु कैलेंडर युक्तियों के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। एक ही नगर में गलियों के सटीक पूर्व पश्चिम संरेखण को तारा समूह कृतिका के अवलोकन से जोड़कर देखा जाता रहा है। वैसे उक्त कथन कल्पित रहता है। यह सुचिहित होता है कि सभी जगह के प्राचीन काल के लोग आकाशीय पिंडों के लय से सामंजस्य बैठाकर उसे ब्रह्मांड से जोड़ने की आवश्यकता को महसूस करते थे। कुछ हजार साल पहले चारों वेदों में सबसे पुराने ऋग्वेद में 360 दिनों के एक वर्ष का उल्लेख है। इस अवधि को बाढ़ समान भागों में विभाजित किया गया है और 5 वर्ष के युग एरा का प्रयोग किया गया था। संभवतः चंद्र और सौर वर्षों के सामंजस्य का यह पहला प्रयास था। उन 5 वर्षों के बाद 1 महीने के योग द्वारा इसमें स्पष्ट रूप से सूर्य ग्रहण का उल्लेख दर्ज है। यद्यपि कि यह रूपकात्मक भाषा में है और यह हाल ही में प्रस्तावित किया गया है कि 3339 ईश्वरों का उल्लेख वास्तव में ग्रहणों के 18 वर्ष के चक्र का एक संदर्भ था जिसे सारोस कहते हैं। यदि ऐसा है तो खगोलीय अवलोकन की यह बहुत आरंभिक परंपरा की ओर इशारा करता है। कुछ सदियों के बाद यजुर्वेद में 354 दिनों का एक चांद्र वर्ष और 365 दिनों का एक सौर वर्ष माना गया था तथा वर्ष को 6 ऋतुओं या 2 महीने के प्रत्येक मौसम में विभाजित किया गया था। यजुर्वेद में 27 नक्षत्रों या चंद्र घरों की पहली सूची दी गई है, जो कि आकाशीय वृत्त पर चंद्रमा के पथ के संगत तारा समूह है। रश्मों के उचित निर्वाह के लिए समय निर्धारण की आवश्यकता हेतु कैलेंडर विधि वाली खगोलिकी का विकास अधिक प्रबुद्ध तरीके से उत्तर वैदिक अवधि में हुआ। ऐसा लगाद के वेदांग ज्योतिष के प्रतिनिधि पाठ, और यदि हम इसे पहला विद्यमान भास्तीय वैज्ञानिक पाठ कहें, के साथ हुआ था। इसके स्वयं वो खगोलीय आंकड़ों के आधार पर अधिकांश विद्वानों के द्वारा इसकी अवधि 12वीं और 14वीं सदी ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। निर्यन दिवस की लंबाई अर्थात किसी भी तारे के सापेक्ष पृथ्वी के एक संपूर्ण घूर्णन में लगने वाला समय में 23 घंटा 56 मिनट और 4.6 सेकंड का समय लगता है, जबकि इसका सही मान 23 घंटा 56 मिनट और 4.091 होता है। इन दोनों मानों में इस सूक्ष्म अंतर का कारण आरंभिक युग में पहुंची सटीकता का सूचक है। वेदांग ज्योतिष अयनांत और विशुद्ध की भी चर्चा करता है तथा सौर कैलेंडर सहित 2 अधिक मास का प्रयोग भी करता है। एक प्रकार से यह पाठ भारत के परंपरागत चांद्र सौर कैलेंडरों के लिए मूल आधार बने हैं। सौर वर्ष में लगभग 365.24 सौर दिन होते हैं। चांद्र वर्ष में अधिक से अधिक 360 दिन। कुछ वर्षों के बाद इन दोनों के बीच का अंतर इतना बढ़ जाएगा कि 2 प्रणालियों के मध्य एक व्यापक संयोग की पुनर्स्थापना के लिए चांद्र वर्ष में 1 महीने का समय जोड़ने की आवश्यकता होगी। यह अधिक मास होता है। प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 1ली सदी ईसवी के बीच दूसरी अवधि का विस्तार था और यह ग्रहों के उगने व डूबने, उनके घूर्णन आदि पर आधारित खगोलीय संगणना द्वारा चिह्नित था। इस अवधि में जैन खगोलिकी का भी विकास हुआ था, जो कि 27 नक्षत्रों के 2 सेट, 2 सूर्य और 2 चंद्रमाओं के एक विशेष मॉडल पर आधारित था। हालांकि यह कैलेंडर गणना में कभी प्रतिफलित नहीं हुआ। यह भी वही अवधि है जब समय के विशाल पैमाने 4.32 अरब के ब्रह्मा दिवस या कल्प के रूप में अभिकल्पित किए गए थे, जो जिज्ञासा पूर्वक पृथ्वी की आयु के निकट 4.5 अरब वर्ष पहुंचता है। वास्तव में अधिक लंबे समय के पैमाने जैन पाठों और पुराणों में पाए जाते हैं।
कुछ विद्वानों ने इस अवधि और आगे की अवधियों के दौरान बेबीलोन और ग्रीक के प्रभाव की बात पर बल दिया है। यद्यपि यह मुद्दा अभी पूरी तरह उद्घाटित नहीं है। हालांकि इस प्रकार का प्रभाव कुछ सदी ईसा पूर्व उत्तर वैदिक भारत में महीने को केवल 2 चांद्र पखवाड़ों या पक्षों, एक प्रकाशमय और दूसरा अंधकारमय में बांटा जाता था। 7 दिवस वाले सप्ताह का आरंभ पर्याप्त तौर पर स्पष्ट प्रतीत होता है और 12 चिन्हों राशि वाले ज्योतिष चिन्ह को सर्वप्रथम यवन जातक 269 ईस्वी में दर्ज किया गया था। उपरोक्त अवधि के बाद हमारे ज्ञान में अनेक अंतराल दिखाई पड़ते हैं और यह उस शुरुआत के पहले की अवधि थी जिसे भारतीय गणित खगोलिकी का स्वर्णिम युग कहलाता है। 5वीं सदी ईस्वी के आरंभ में इसे सिद्धांतिक युग कहा जाता है, जब सिद्धांत नामक पाठ लिखे गए थे। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ सिद्धांत या निष्कर्ष होता है, परंतु यहाँ पर इसका आशय निष्कर्षों का एक संग्रह या एक ग्रंथ है। उनकी मुख्य विशेषताएं ग्रहीय स्थितियों की संगणना के लिए त्रिकोणमितीय विधियों और इपिसाइक्लिक मॉडलों का प्रयोग थीं, क्योंकि वे भूकेंद्रिक प्रणाली का प्रयोग कर रहे थे। अस्तु आरंभिक ग्रीक और भारतीय खगोलशास्त्री ग्रहों की आकस्मिक रिट्रोग्रेड गति, जैसा कि पृथ्वी से प्रतीत होता है, की व्याख्या नहीं कर सके थे। उन्होंने मान लिया था कि ग्रह छोटी कक्षाओं के साथ घूर्णन करते थे, जिन्हें इपिसाइकल कहते थे, जिनके केंद्र बड़े वृत्तों, ग्रहों की माध्य कक्षाएं के साथ पृथ्वी के परितः घूमते थे। आर्यभट्ट प्रथम जन्म 476 ईस्वी उस जगह पर कार्य करते थे जहां वर्तमान में पटना स्थित है। उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उस युग को आर्यभट्टीय कहते हैं। यह युग संक्षेप में परतुक्रमिक रूप से गणित और खगोलिकी के विकास की आख्या प्रस्तुत करता है। अन्य बातों के अलावा इसमें समय की इकाइयों और आकाशीय पिंडों की विशेषताओं की चर्चा भी की गई थी। इसमें पृथ्वी को अंतरिक्ष में एक घूर्णनशील गोले के समान वर्णित किया गया है और ग्रहों की माध्य स्थितियों की एक तालिका भी बनाई गई है। आर्यभट्ट ने चंद्र और सूर्य ग्रहों की सही व्याख्या भी दी थी और पृथ्वी का व्यास 1050 योजन को 8000 औसत मानव ऊंचाई या लगभग 136 किलोमीटर बताया था। यह वास्तविक विमा के करीब यद्यपि 12% बड़ा ठहरता है। ग्रहों और सूर्य के लिए उनके द्वारा दिए गए व्यास हालांकि अत्यंत छोटे हैं। उनके बाद अनेक प्रतिभाशाली खगोलशास्त्री हुए जिन्होंने निर्देशांक प्रणालियों, काल मापन एवं विभाजन, आकाशीय पिंडों की माध्य व वास्तविक स्थितियों तथा ग्रहणों जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे थे। आर्यभट्ट के समकालीन रहे वराहमिहिर ने 505 ईस्वी में 5 खगोलीय पाठों का सृजन किया था जो उनकी समय अवधि के दौरान प्रभावी हुआ था। उन पंचों में से एक पाठ सूर्य सिद्धांत था जिसे बाद में संशोधन किया गया और भारतीय खगोलिकी का यह एक आधारभूत पाठ बना। 2 अन्य पाठों में ग्रीक खगोलिकी के सिद्धांतों की व्याख्या की गई थी। वाराहमिहिर ने ग्रहों के घूर्णन, ग्रहणों और राशियों विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आर्यभट्ट प्रथम के सबसे पहले ज्ञात प्रतिनिधि भास्कर प्रथम ने परिवर्धित गणना विधियों के अतिरिक्त आर्यभट्ट की खगोलिकी के संबंध में एक बेहद उपयोगी व्याख्या प्रस्तुत की थी। कुछ वर्षों बाद ब्रहागुप्त, जो माउंट आबू के पास रहते थे, उन्होंने पृथ्वी को एक घूर्णनशील गोले के तौर पर दिए गए आर्यभट्ट के विचार का खंडन मूलवश कर दिया था, परंतु उन्होंने ग्रहों के माध्य एवं वास्तविक देशांतरों की गणनाओं, संयोगों और चंद्र व सूर्य ग्रहणों से जुड़ी समस्याओं के संबंध में अत्यंत योगदान दिया था। आकाशीय पिंड, ग्रह या तारा का आकाशीय देशांतर उस मापे गए सूर्य पथ का चाप होता है जो पूर्व में महाविषुव से उस बिंदु पर स्थित होता है जो पिंड से होकर गुजरने वाले महावृत्त द्वारा प्रतिच्छेदित होता है। सूर्य पथ पृथ्वी के अक्ष का ताल होता है। माध्य देशांतर एक औसत मान को संदर्भित करता है जो कि पिंड की औसत स्थिति होती है, जबकि वास्तविक देशांतर दिए गए समय पर इसकी वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है।
भारतीय खगोलशास्त्री खगोलीय अवलोकन की एक सशक्त परंपरा के बिना बहुत कुछ हासिल नहीं कर सके थे और ब्रह्मगुप्त की महान कृति ब्रह्मगुप्त सिद्धांत का 22वां अध्याय विविध खगोलीय यंत्रों का वर्णन करता है, जिनमें से अधिकांश यंत्रों को किसी भी अच्छे कारीगर या शिल्पी के द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है। उन यंत्रों में से एक वाटर क्लॉक घड़ी यंत्र, जिसमें एक कटोरा और उसकी तली में एक छोटा छिद्र होता है जो ठीक 24 मिनट एक घाटी में खूब जाता है। यदि इसे पानी के ऊपर रखा जाता है, एक ग्नोमन एक छोटी छड़ी जिसकी छाया की गति का अध्ययन करने के लिए इसे ऊर्ध्वच रखा जाता है, एक अंशांकित चकती या अर्धचकती और एक कैंची सदृश जोड़ा जो एक कुतुबनुमा कंपास की तरह कार्य करता है। वे यंत्र और उन पर प्रयुक्त गणना तकनीकों को बाद के विद्वानों द्वारा अपनाया गया था तथा इसका आरंभ 8वीं सदी के लाला द्वारा किया गया था। बृहरागुप्त ने भी खगोलीय गणनाओं पर एक मैनुअल लिखा था जो सदियों तक लोकप्रिय बना रहा। इसे अल बरूनी ने प्रमाणित किया था। अल बरूनी एक पारसी विद्वान थे जो 11वीं सदी में भारत आए थे और वे महमूद गजनी के परिजनों का हिस्सा थे। उनकी भारतीय खगोलीय तकनीकों में अगाध रुचि थी। उन्होंने इन पर कई रचनाएं भी लिखी थीं और वाराहमिहिर व बृहरागुप्त के पाठों को अरबी या फारसी में अनुवाद भी किया था। भास्कर द्वितीय जन्म 1114, जिन्हें बेहतर रूप में भास्कराचार्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने खगोलीय और गणितीय दोनों की तकनीकों में महत्वपूर्ण नवाचार किए। ग्रहों की माध्य व वास्तविक स्थितियों, समय की तिहरी समस्या, दिशा व स्थान, ग्रहों के उगने एवं डूबने और संयोगों, ग्रहों की गतियों हेतु उत्केंद्री एवं इपिसाइक्लिक सिद्धांत तथा बड़ी संख्या में खगोलीय यंत्रों पर विशेष रूप से चर्चा किया था। समग्र तौर पर भास्कराचार्य ने आरंभिक भारतीय खगोलशास्त्रियों द्वारा अपनाए गए सूत्रों और विधियों में व्यापक रूप से सुधार किए थे। उन सदियों के दौरान खगोलिकी का आम जन की ओर झुकाव अधिकांशतः कैलेंडर, पंचांग और ग्रहणों के पूर्वानुमान के माध्यम से बना रहता था। इन सबका महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक महत्व था। वास्तव में एक खगोलशास्त्री की प्रसिद्धि प्रमाणित होती थी यदि वह सटीकता के साथ ग्रहणों की घटना, प्रकृति व अवधि का पूर्वानुमान कर सकता था। ऐसे खगोलशास्त्री को राजा के द्वारा सम्मानित करने के अनेक उल्लेख शिलालेखों में पाए जाते हैं। एक अन्य जुड़ाव वास्तुशास्त्र था और अनेक मंदिर अयनांतों और विषुवों पर सूर्योदय जैसी घटनाओं के सापेक्ष स्पष्ट खगोलीय संयोगों को दर्शाते हैं। यह व्यापक विश्वास कि भास्कर द्वितीय के बाद भारतीय खगोलिकी और गणित के क्षेत्रों में वास्तविक रूप से कोई प्रगति नहीं हुई, यह दक्षिण राज्य केरल में घटित तीव्र विकास के सामान्य नजरअंदाज पर आधारित है। तथाकथित खगोलिकी और गणित का केरल स्कूल में 14वीं से लेकर 17वीं सदी में पुष्पित पल्लवित हुआ था, जब उत्तर भारत में ज्ञान संचार के नेटवर्क कई बार हमलों के कारण बुरी तरह नष्ट हो गए थे। परमेश्वर 1362 से 1455 ईस्वी, जो कि कुछ 30 किताबों के लेखक रहे हैं, इस स्कूल के आरंभिक खगोलशास्त्रियों में से एक थे एवं DRK प्रणाली के संस्थापक थे और इस प्रणाली ने ग्रहणों एवं ग्रहों की स्थितियों की गणनाओं में सुधार लाया तथा यह बहुत लोकप्रिय साबित हुआ था। उन्होंने नियमित से सही सूत्रों को वास्तविक अवलोकनों के निकट लाने की जरूरत पर बल दिया था और अनेक वर्षों की अवधि के दौरान ग्रहणों और उनके मापदंडों का अध्ययन किया था। वे नीलकंठ सोमायाजी 1444 से 1545 ईस्वी के बाद इस क्षेत्र में आए थे। सोमयाजी ने अपने मील के पत्थर समान कृति तंत्र संग्रह में बुध और शुक्र जैसे लघु ग्रहों के लिए पुरानी भारतीय ग्रह संबंधी मॉडल में व्यापक संशोधन किया तथा उनकी व्याख्या सूर्य के परितः संकेंद्री कक्षाओं में घूमने वाले ग्रहों मंगल या कुजा, बृहस्पति या गुरु व शनि के साथ की थी। यूरोप में सूर्य केंद्रिक सिद्धांत के प्रतिपादक कापरनिक से पहले नीलकंठ ने इस तथ्य को सामने रखा था। इस दृष्टि से खगोलिकी से संबंधित केरल स्कूल की उपलब्धि सचमुच उल्लेखनीय है। हालांकि यह असंभावित प्रतीत होता है,
परंतु भारतीय सूर्यकेंद्रिकवाद ने इस क्षेत्र में यूरोपीय प्रगति को सीधे तौर पर प्रभावित किया था। लगभग उसी समय इस्लामिक खगोलिकी के साथ एक जटिल झुकाव की घटना हुई, जिसके अन्य लाभों में एक लाभ यंत्रों के मामले में हुआ, जैसे कि भारत में एस्ट्रोलेब, जो एक खगोलीय यंत्र होता है, का प्रवेश हुआ था। प्रसिद्ध व व्यापक यंत्र मंत्र या जंतर मंतर अवलोकन, जो कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने 1688 से 1743 तक के द्वारा 18वीं सदी के आरंभ में किया गया था, वह भारतीय, अरबी और यूरोपीय खगोलिकी को प्रस्तुत करता है। आमतौर पर भारतीय खगोलशास्त्री सैद्धांतिक मॉडलों की अपेक्षा गणना की सक्षम विधियों में अधिक रुचि लेते थे। ग्रह संबंधी स्थितियों और ग्रहणों की गणना के लिए प्रयुक्त कुछ तकनीकों से उल्लेखनीय रूप से सटीक परिणाम आए थे तथा उनकी गति से ली जेटिल नामक यूरोपीय खगोलशास्त्री तक बेहद प्रभावित हुए थे। जेटिल एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो जून 1769 में शुक्र पारगमन के अवलोकन के उद्देश्य से पुदुचेरी में 2 साल ठहरे थे। खगोलिकी से एकदम अछूता थे और 1869 में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की रचना की थी। आधुनिक खगोलिकी का आरंभ इस विज्ञान में भारत के स्वयं के विकास को और अधिक नजदीक लाने का काम किया था। लेकिन भारत ने अनेक प्रकार से नए विज्ञान के विकास में अपना अहम योगदान दिया था, जैसे कि भारतीय खगोलशास्त्रियों और गणितज्ञों के द्वारा विकसित कुछ तकनीक अरबों के माध्यम से यूरोप तक सदियों पहले पहुंचे थे। वास्तव में भारतीय खगोलिकी ने न केवल इस्लामिक, याजिज और यूरोपीय खगोलशास्त्रों से संवाद स्थापित किया, बल्कि जटिल परस्पर क्रियाओं में चीनी खगोलिकी से भी सहचरी बनाया, जिससे दोनों पक्षों की समान रूप से अभिवृद्धि हुई थी। भारत में रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, जैसा कि इसे हम आज समझते हैं, यह अपेक्षाकृत एक नए अध्ययन का विस्तार है। इसने यूरोप में कीमियाई परंपरा के पनपने के पश्चात 18वीं सदी में आकार लेना शुरू कर दिया था, जिसे आंशिक रूप से अरबों से अनुकरण किया गया था। कीमिया एक अद्भुत अभ्यास था जिसका उद्देश्य मूल धातुओं को सोने में बदलना था और जीवन के उत्थान की खोज करना, जो चिरस्थायी रहने वाली होंगी। यद्यपि अन्य संस्कृतियां, विशेष रूप से चीनी और भारतीयों के पास स्वयं की कीमियाई परंपराएं थीं, जिसमें रासायनिक प्रक्रियाओं और तकनीकों का अधिकतम ज्ञान समाहित था। आरंभिक रासायनिक तकनीक। भारत में हम सिंधु घाटी सभ्यता, 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व और इसके पूर्ववर्ती कालखंडों में इस तरह की तकनीकों की जड़ें खोज सकते हैं। भारत में धातु विज्ञान के मॉड्यूल में हड़प्पावासियों के धातु संबंधी कौशल का वर्णन किया गया है। ऊष्मा, हीटिंग, संलग्न और वाष्पीकरण जैसी प्रक्रियाओं के नियंत्रण से बर्तनों का निर्माण, पाटरी, किया जाता था। मन का निर्माण की प्रक्रिया में खनिजों की ब्लीचिंग सहित जटिल उपचार शामिल थे, जिसमें मोती पर स्थायी सफेद डिजाइन उकेरने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के मिश्रण में मोती को डालकर भट्टी में गर्म किया जाता था। अन्य अवयवों में से जले हुए चूने और जिप्सम से बने विभिन्न मोर्टार और सीमेंट के साथ भी हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे। बारीकी से कुचले या कर्ष किए गए क्वार्ट्ज एक बार जलाए गए मिट्टी के बर्तन को चमकाकर बनाए गए एक कृत्रिम पदार्थ है। इस उत्पाद को फिर सिलिका, शायद सोडा से संलयित के साथ लेपित किया जाता था, जिसे तांबा ऑक्साइड के मिश्रण में फिरोजा को मिलाकर चमकाया जाता था। बर्तन को चमकाकर फिर गहने या मूर्तियों की शक्ल ढाला जाता था। आयरन ऑक्साइड के समावेश से चमकीले मिट्टी के बर्तन को हरा नीला रंग दिया जाता था, जबकि मैग्नीज ऑक्साइड फलस्वरूप मैरून रंग प्रदान करता था। ऐसी तकनीक सिंधु सभ्यता के अंत तक बची रही और उत्तरवर्ती गंगा सभ्यता प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में अपनी जगह तलाशती रही, प्रायः नवाचारों के साथ। उदाहरण के लिए ग्लास निर्माण के क्षेत्र में दक्षिण में अरिकामेड तथा उत्तर पश्चिम में तक्षशिला के नालंदा से कांच के अनेक मनकों और अन्य कलाकृतियों के साक्ष्य मिले हैं।
कुशल रासायनिक अभ्यास के लिए रंजक एक अन्य क्षेत्र था और इनकी आवश्यकता चित्रकला, अजंता के प्रसिद्ध भित्ति चित्र के प्रमाण, साथ ही साथ कपास और अन्य कपड़ों की रंगाई में होती थी। कौतूहल का विषय यह है कि रंजकों के स्रोत कार्बनिक सामग्री जैसे विशिष्ट फूलों या फलों के निष्कर्ष तक ही सीमित नहीं थे, अपितु कार्बन, दीपक से उत्पन्न काला रंग से लेकर आर्सेनिक खनिज स्रोत जैसे सल्फाइड, गेरुआ रंग या तांबा एसीटेट, नेवी ग्रीन रंग में के खनिज शामिल थे। हालांकि इसका वास्तविक रसायन विज्ञान में रूपांतरित नहीं किया गया था। यहाँ पर परमाणुवाद की भारतीय अवधारणा का संक्षिप्त उल्लेख प्रासंगिक है। परमाणुवाद या वह अवधारणा जिसमें कि कोई पदार्थ अंततः अविभाज्य अवयवों से मिलकर बनता है, भारत में कुछ ईसा पूर्व एक दार्शनिक अनुमान के हिस्से के तौर पर विकसित हुई थी। संज्ञान में आए इस गतिविधि को लेकर काफी दार्शनिक अटकलें थी, विशेष रूप से वैशेषिका में, जो प्राचीन भारत की 6 दार्शनिक प्रणालियों में से एक मानी जाती है। वैशेषिका सूत्र के लेखक कंडा शाब्दिक रूप से कणों को खाने वाला के रूप में जाना जाने लगा और तह 500 ईसा पूर्व के बाद किसी समय रहते थे। इस प्रणाली में सभी पदार्थ छोटी इकाइयों के एक संग्रह के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे परमाणु, अणु या परमाणु के नाम से जाना गया, जो शाश्वत, अविनाशी, गोलाकार, सुप्रासेंसिबल और प्राथमिक स्थिति में गतिमान थे। वे जोड़ों में 3 गुना और अन्य संयोजनों के साथ साथ तथा अदृश्य ताकतों द्वारा आपस में पारस्परिक रूप से संलित भी थे। वैशेषिका प्रणाली में 9 प्रकार के पदार्थ, द्रव्य की पहचान की गई थी। 1 से 5 तत्व, पृथ्वी, पानी, आग, वायु या आकाश, 6 समय काल, 7 अंतरिक्ष या दिशा, 2 8 दिमाग, मानस और 9 आत्मा। इसके अलावा पदार्थ में 24 अलग अलग विशेषताएं थी, जिनमें तरलता, चिपचिपाहट, लचीलापन और गुरुत्वाकर्षण जैसे गुण प्रमुख थे। तरलता पानी, पृथ्वी और आग से संबंधित थी, चिपचिपापन पानी से तथा गुरुत्वाकर्षण का संबंध पृथ्वी से था। ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश की खास विशेषताओं पर भी चर्चा की गई थी, जो प्रायः भौतिकी के बाद की खोजों में प्रमुखता से वर्णित होने लगे। यद्यपि गणितीय प्रणाली में कमी के कारण वे वैज्ञानिक सिद्धांतों में विकसित नहीं हो पाए। प्रारंभिक साहित्य में रसायन विज्ञान। भारत के शुरुआती साहित्य में रासायनिक प्रणालियों के ज्ञान के भरपूर साक्ष्य हमें मिलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मौर्य काल में 3री या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संभवतः शासन और प्रशासन के एक प्रसिद्ध पाठ के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रचलित रासायनिक प्रणालियों पर अधिक आंकड़े हैं, विशेष रूप से खदानों और खनिजों, सोने, चांदी, तांबा, सीसा, टिन और लौह के धातु अयस्क सहित पर एक बड़ा अध्याय वर्णित है। विशिष्ट विशेषता युक्त विभिन्न कीमती पत्थरों, मोती, रूबी, बेरिल इत्यादि, किण्वित रसों, गन्ना, गुड़, शहद, जम्बू, कटहल, आम आदि और तेल निष्कर्षण के विवरणों पर भी इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। आयुर्वेद के 2 मौलिक ग्रंथों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता कुछ सदी ईस्वी में लिखे गए थे। न केवल इन शास्त्रों में उपयुक्त सूक्तियों का उपयोग चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले रसायन की विस्तृत श्रृंखला के रूप में हुआ, अपितु धातुओं, खनिजों, नमक, रस के निर्माण में भी भरपूर हुआ, लेकिन वे विभिन्न क्षारकों या एल्केलाइन क्षार को बनाने पर भी चर्चा करते हैं, जो 10 कलाओं में से एक के रूप में जाना जाता है। क्षारों को हल्के, कठोर या औसत के रूप में वर्णित किया जाता है और इन्हें विशिष्ट पौधों से तैयार किए जाते हैं। इसमें चूना पत्थरों के साथ पौधों को जलाकर फिर उनकी राख को पानी में मिलाकर उसका नित्यंत बनाया जाता है और इस तरह उत्पन्न विलयन को उबालकर सांद्र घोल बनाते हैं। तत्पश्चात इसमें चूना पत्थर और शक को मिलाया जाता है। इस तरह के क्षारीय पदार्थों का प्रयोग सर्जिकल यंत्रों और दवाओं के निर्माण हेतु लोहा, सोना या चांदी जैसे धातुओं की पतली चादरों के उपचार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इन ग्रंथों में सिट्रस या इमली जैसे पौधों से निकाले गए निष्कर्षित कार्बनिक अम्ल का भी जिक्र है। खनिज अम्लों के बारे में जागरूकता बहुत बाद में आई।
छठवीं ईसा पूर्व में वराहमिहिर द्वारा लिखित बृहत संहिता विश्वकोश में अलग अलग अनुपात में मिश्रित 16 मौलिक पदार्थों में से देशी इत्र के निर्माण पर एक अध्याय है। दरअसल शास्त्रीय और मध्ययुगीन भारत में सुगंध और सौंदर्य प्रसाधन में रासायनिक प्रणालियों का भरपूर इस्तेमाल हुआ। बृहत संहिता में विभिन्न व्यंजन भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए एक चिपचिपे सामग्री का निर्माण जिसका उपयोग घर और मंदिर की छत व दीवार में किया जाता था, यह पूरी तरह से विभिन्न पौधों, फलों, बीजों और पेड़ की छाल से तैयार किया जाता था, जिन्हें उबालकर सांद्रित करने के बाद उसमें विभिन्न रेजिन मिलाया जाता था। इस तरह के व्यंजनों का परीक्षण और वैज्ञानिक रूप में आकलन करना दिलचस्प होगा। कई ग्रंथों जैसे कामसूत्र में पारंपरिक 64 कलाओं की एक सूची मिलती है। एक परिपूर्ण व्यक्ति को इन 64 कलाओं में सुविज्ञ होने की अपेक्षा की जाती थी। दिलचस्प बात यह है जो हम पाते हैं कि सोने और चांदी के सिक्के, जवाहरात और रत्न का ज्ञान, रसायन और खनिज विज्ञान, रंगीन गहने, रत्न और मोतीय खानों और खदानों का ज्ञान प्राप्त होता है, जो इस तरह के क्षेत्रों में दिए गए ज्ञान को प्रमाणित करता है। भारत में कीमियागिरी गुप्त साम्राज्य के दौरान पहले ईसा सहस्त्राब्दी के मध्य के आसपास उभरकर सामने आया था। इसकी उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है और विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि इसके अस्तित्व का उद्धरण चीन से मिलता है, जिसके नियमों को दूसरे ईसा पूर्व के आरंभ में प्रमाणित किया गया है। इसकी जैसी भी शुरुआत हुई, भारतीय कीमिया ने जल्द ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। इसे अलग अलग नामों जैसे रसशास्त्र, रसविद्या या धातुवाद से जाना जाता था। रस शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे सार, तत्व, स्वाद, रस या वीर्य, लेकिन इस प्रसंग में पारा को संदर्भित किया गया है, जिसे सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक के रूप में देखा जाता है। पारा को पुरुष सिद्धांत शिव के रूप में पहचाना गया था, जबकि सल्फर गंधक महिला सिद्धांत शक्ति से जुड़ा था और अधिकांश कीमियागिरी के ग्रंथों को शिव और शक्ति के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि पारा और सल्फर के अंश चीनी कीमिया की तरह एक दूसरे में संलिप्त हैं। यह तंत्र दर्शन के साथ आमेलित है और वास्तव में कीमियाई अभ्यासों, निर्माण और प्रक्रियाओं में पारा को दिव्य माना जाता था तथा अदृश्यता और उत्थान सहित न केवल दीर्घायु बल्कि गुप्त शक्तियों को प्रदान करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली माना जाता था। यहाँ कीमियाई साहित्य बहुत ही समृद्ध है, जिसे अनेक लेखकों में से नागार्जुन, गोविंद भागवत, वाग्भट, सोमदेव, यशोधरा आदि जैसे विद्वानों द्वारा लिखा गया है। रसशास्त्र ग्रंथ अनेक रासायनिक पदार्थों और उनसे जुड़ी अभिक्रियाओं की चर्चा करता है। वे निम्नानुसार कुछ बदलावों के साथ वर्गीकृत थे। महारस या 8 प्रमुख पदार्थ अभ्रक, टूमलाइन, कापर पायराइट, आयरन पायराइट, राल या डामर, कापर सल्फेट, जिंक कार्बोनेट और पारा, कभी कभी लैपिस लजुली और मैग्नेटाइट या लोडेस्टोन शामिल हैं। नवरत्न जिनके नाम है मोती, पुखराज, पन्ना, माणिक, नीलम, मूंगा, गोमेद, लहसुनिया और हीरा शामिल है। सप्त धातु जिनके नाम है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, टिन, जस्ताए, कुछ मिश्र धातुएं जैसे पीतल, कांस्य और 5 धातुओं के संयोजन भी इसमें शामिल किए गए। जहर, तिश या गरल और पौधे भी शामिल है। उत्तरार्ध में 200 से अधिक पाठों में इनके नाम आए हैं। उनकी पहचान हमेशा निश्चित नहीं होती है। इन पौधों की विशेष रूप से धातुओं और खनिजों के उपचार या पाचन में आवश्यकता होती थी। जीवन के उत्थान की तलाश में पारद को सुदीर्घ जीवन और युवा शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता था। पारा को कभी कभी अमृत धातु या अमर धातु कहा जाता था। कुछ आयुर्वेदिक और सिद्ध दवाएं परंपरागत रूप से विभिन्न धातुओं और खनिजों से बनाई जाती थीं, परंतु केवल जटिल शुद्धिकरण प्रक्रियाओं के बाद उनके जहरीले प्रभावों को दूर कर या उन्हें मार डालें, ग्रंथों के अनुसार, और उन्हें आंतरिक उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जाता था। उदाहरण के लिए, यद्यपि पारा यौगिकों को जहरीला माना जाता था,
सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS विभिन्न औषधीय प्रभावशाली पौधों के रस और अर्क सल्फर अभ्रक क्षारीय पदार्थों आदि सहित 18 जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजारा जाता था, जिसके परिणामस्वरूप पारे का यह यौगिक उपयोग के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता था और माना जाता था कि वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। इसी तरह की प्रक्रियाएं तमिल कीमिया और चिकित्सा प्रणाली में मौजूद थीं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से मिलने वाले लवणों, विशेष तौर पर उनमें से 3 नुप्पू, पत्थर लवण और अनेक कार्बोनेट के संबंध में विशेष तकनीकें विकसित हुई। लेड, टिन या तांबा जैसे आधार धातुओं को रूप बदलकर ट्रांसम्यूट सोने में कीमिया प्रणाली का एक और अध्ययन विषय था तथा इसमें 5 क्रियाएं शामिल थी। यह पोतना, उड़ेलना, धूम्रण और प्रभा। यहाँ फिर से पारा, जिसे कभी कभी स्वर्णकारक या सोने का निर्माता कहा जाता है, अक्सर एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ग्रंथों में वर्णित प्रक्रियाएं काफी विस्तृत हैं। इन्हें हासिल करने में कई दिन लगे, हालांकि उनके सटीक विवरणों का अक्सर अनुसरण नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ पौधों, खनिजों या उनके उपचारों के बारे में अनिश्चितताएं हैं, लेकिन रूप परिवर्तन को पूरी तरह से यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता था। ईमानदारी, आत्मनियंत्रण, उद्देश्य की निष्ठा, ईश्वर में आस्था, गुरु के प्रति आज्ञाकारिता और रस विद्या में विश्वास को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता था। वास्तविक प्रथाओं को गुप्त रखा गया था, क्योंकि यदि लक्ष्य को अनियमित कर दिया गया तो लक्ष्य तक पहुंचने में असफलता की संभावना होगी। आधार धातुओं में सोने के वास्तविक उत्पादन के दावों में हाल के समय में बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि सन 1941 में नई दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक संगमरमर स्लैब के प्रदर्शन में दर्ज किया गया था। ऐसे दावों को सर्वथा संशयवाद के साथ देखा जाना चाहिए। धातु का रंग इतना बदल गया था कि यह सुनहरा दिखाई देता था। वास्तव में कुछ ग्रंथ चांदी, तांबा और पारा को सोने जैसे दिखने वाले मिश्र धातुओं के रूप में संदर्भित करते हैं। कीमियागिरी परंपरा में धातुओं के रूपांतरण को जीवन के उत्थान के माध्यम से शरीर के अपने रूपांतरण के एक रूपक के तौर पर भी देखा जा सकता है, जो कि भारतीय रसायनज्ञों का अंतिम उद्देश्य था। किसी भी मामले में इस पारस मणि या आधार धातुओं के रूपांतरण की चाहत ने विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र में वास्तविक और मूल्यवान रासायनिक तकनीकों का नेतृत्व किया और आखिरकार आयुर्वेदिक और सिद्ध औषध ग्रंथों में वर्णित सूक्तियों ने भी पर्याप्त योगदान दिया। प्रयोगशाला और उपकरण। ग्रंथों में प्रयोगशाला के लेआउट को सावधानी पूर्वक वास्तुशास्त्र के हिसाब से वर्णित किया गया था। 4 दरवाजे, पूर्व में एक गूढ़ प्रतीक, रसलिंग, दक्षिण पूर्व में भट्टियां, उत्तर पश्चिम में उपकरणों आदि। इसके अलावा मोर्टार, पत्थर या लोहा और धौंकनी, भट्टियों को गर्म करने के लिए जाल, कड़ाही, चिमटा, कैंची और मिट्टी या कांच के जहाजों, ताप, भाप, अर्क खींचना, पदार्थ निकालने के लिए सरल रूप से विकसित विशेष उपकरण स्थापित किए गए थे। इनमें से कुछ के निम्नवत है। मुसा यंत्र या कुसिबल, घरिया, जो आमतौर पर सफेद मिट्टी या चावल की भूसी, लौह धूल, चाक आदि के साथ मिश्रित एक एथिल से बनाया जाता था। ऐसे क्रूसिबल उनके अनुप्रयोग के आधार पर विभिन्न आकार और आकृतियों के होते थे। कोष्ठी यंत्र, धातुओं के सार के निष्कर्षण के लिए दोनों किनारों की नलिकाओं से युक्त, आग से ऊपर और एक पक्ष ब्लोअर से घिरा हुआ। धातुओं के अलावा बर्तन भी चारकोल से भरे होते थे। स्वेदनी यंत्र, भाप के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा मिट्टी का बर्तन होता था। बोला यंत्र, जिसमें एक बर्तन तरल से आधा भरा होता था और एक विस्थापित तरल पदार्थ के वाष्प को अवशोषित करता था। पातन यंत्र, इस यंत्र का प्रयोग ऊर्ध्वपातन या आसवन के लिए किया जाता था। यह ऊपर, नीचे या किनारे से खुला हो सकता था। दूसरा अधाना यंत्र था, जिसमें ऊपरी बर्तन की पेंदी में पारा का पेस्ट लेपित किया जाता था, जिससे वाष्प बर्तन के निचले हिस्से में उतर सकता था और वहां मौजूद पदार्थों के साथ वाष्प की क्रिया होती।
धूप यंत्र सल्फर या अन्य पदार्थों के धुएं के साथ सोने के पत्तों या चांदी की पन्नियों को चमकाने के लिए प्रयोग किया जाता था। कुल मिलाकर भारत की रासायनिक परंपराएं समृद्ध एवं विविधतापूर्ण थीं और ये एक आध्यात्मिक घटक के साथ विस्तृत तकनीकों को जोड़ती थीं। यद्यपि उन्होंने आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्म में सीधे योगदान नहीं दिया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप खासकर धातु विज्ञान, रत्न विज्ञान और औषधि विज्ञान जैसे क्षेत्रों में काफी व्यावहारिक अनुप्रयोग हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आपके सपोर्ट से ही हम नए और बेहतर वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।